नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम मेरी कलम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक उन सभी लेखक और लेखिकाओं को पहुंचाते हैं जिनकी किताबों से एक समाज में बदलाव आता है, और जब हम में बदलाव आता है तो पूरे समाज में भी बदलाव आता है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको अपने मेहमान जिनसे मिलवाना चाहते हैं वो हैं चारू थपलियाल जी। चारू जी ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है जिसका कि नाम है पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा। आज जानेंगे उनसे उनकी इस किताब के बारे में। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी फिलॉसफी में पीएचडी कर रही हैं। वो एमबी पब्लिशिंग हाउस में चीफ एडिटर भी हैं और इसी के साथ काउंसलिंग सेशंस भी लेती हैं। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद पायल जी। तो बताइए चारू जी, जो मैं आपकी एक किताब देख सकती हूँ, इसका जो कवर पेज है उस पर हम एक फीनिक्स देख सकते हैं, बर्ड। आपको क्या प्रेरणा मिली इसको इस तरह से डिज़ाइन करने के लिए? जी, दरअसल इसका श्रेय जाता है एक और पिरामिड मास्टर हैं, आकाश सूरी जी। उन्होंने ये सुंदर कवर जो है डिज़ाइन किया है। तो दरअसल जो इस किताब को लिखने के पीछे की एक प्रेरणा भी यही थी कि एक आध्यात्मिक यात्रा में जो हम होते हैं, जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, तो एक जो फीनिक्स है, फीनिक्स इसी चीज़ का एक सिंबल है कि हर 500 साल में ये जो चिड़िया है, ये आग की बनी हुई चिड़िया ऐसा कहा जाता है, तो ये जल जाती है खुद ही, जो है राख में से दोबारा एक बच्चे की तरह दोबारा पैदा होती है। तो ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मननम का जो है वो एक फीनिक्स के जीवन में ये हमें दिखाई देता है, एक ये सिंबल। तो यही दिखाने की कोशिश थी कि हर कोई जो आध्यात्मिक यात्रा में है अपनी, उसका ऐसा ही पुनर्जन्म होता रहता है और हम बार बार एक ही जीवन में कई जीवन जीते हैं। तो कैसे जो एक मेरा पुराना जीवन था एक तरह से, जो मैं कह सकती हूँ, जब मैं ध्यान में नहीं थी, और वहाँ से जब मैं ध्यान में आई तो एक जो पुनर्जन्म हुआ, तो उस पुनर्जन्म में जो एक फीनिक्स की तरह एक जो आग निकलती है अंदर से, वो आग निकली सत्य को जानने की, आध्यात्म को जानने की, अपने आप को जानने की। तो वो अपनी आत्मा को जानने की जो ललक थी, वहाँ से जो आग निकली, उससे एक फीनिक्स की तरह जैसे राइज़ किया मैंने अपने जीवन में, वैसे ही हर कोई कर सकता है। बहुत सुंदर चारू जी, इससे तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिल रही है आपकी इस बात को सुनकर। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपने आपको डिस्कवर करने के रास्ते पर निकलते हैं तब वो हमारा एक नया जन्म होता है, क्योंकि हम कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। हम पहले जो थे और जब हम अब होते हैं अध्यात्म के रास्ते पर आके, हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। चारू जी, एक और बात बताइए कि आप पीएसएसएम से कैसे और कब जुड़ी? जी देखिए, वैसे तो मैं 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही हूँ। ये बात मैं यहाँ इम्पॉर्टेंस देना चाहती हूँ इस पे कि हमारा स्कूल था, वो अकेला स्कूल था पूरे ज़िले में जहाँ पर कंपलसरी मेडिटेशन होता था। सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट। तो आनापानसती ध्यान से मैं तभी से जुड़ गई थी इस वजह से। और भले ही उस समय उस चीज़ का जो है महत्व समझ नहीं आया, क्योंकि हम बच्चे थे और मेरे परिवार में वैसे कोई आध्यात्मिक ऐसा नहीं था प्रवृत्ति का, लेकिन वो एक बीज जो है वो बो चुका था अंदर। तो जब कॉलेज में आए और फिर बहुत सारी तनाव होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं करियर के बारे में, उस टाइम पे रिलेशनशिप्स होती हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, आप परिवार से दूर रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको एज एन अडल्ट फेस करनी पड़ती हैं। तो उस समय जब समझ नहीं आ रहा था कैसे आगे लाइफ में कैसे क्या किया जाए, डिसीजंस कैसे लिए जाए, तो कुछ याद आया कि अरे कुछ मेडिटेशन था, कुछ तो सिखाया था, बोलते थे कि उससे स्ट्रेस कम होगा, उससे आंसर्स मिलेंगे, चलो करके देखते हैं। तो मैंने इस इरादे से अपने आसपास के सभी दोस्तों को बोल दिया कि अगर आप कोई मेडिटेशन सेंटर जानते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं ढूंढ रही हूँ। वैसे तो मुझे आता है करना, पर मैं चाहती हूँ रिवीजन हो जाए। तो आप मानेंगे नहीं इस बात को, एक मेरी दोस्त जो है वो मेरे साथ ही रहती थी, हम पीजी में रहते थे। तो एक दिन वो मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा कि चारू, आज मैं एक बहुत ही अच्छे मेडिटेशन सेंटर होकर के आई हूँ, वहाँ पर निःशुल्क ध्यान सिखाते हैं। और उस समय मैं दरअसल शाकाहार के बारे में भी और जानना चाह रही थी, मैं पहले शाकाहारी नहीं थी।
तो उसने बोला कि वहाँ पर मेडिटेशन भी सिखाते हैं और वेजिटेरियनिज्म के बारे में भी प्रेरणा देते हैं लोगों को, तो मेरे साथ कल चलना, वहाँ चल के हम ध्यान सीखेंगे। मैंने सोचा ठीक है चल लेंगे, क्या जा रहा है, चलो ठीक है। उसी समय मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया, कहीं दूर बैठे मेरे दूसरे दोस्त जिनका कोई इनसे रिलेशन नहीं था, उन्होंने मुझे एक मेडिटेशन सेंटर का एड्रेस जो है टेक्स्ट किया था, और ये दोनों लोग मुझे जो दिल्ली पिरामिड सेंटर है उसके बारे में बता रहे थे। तो उस समय मैं बहुत ही एक तार्किक दिमाग की व्यक्ति थी, बहुत ही लॉजिकल, हर चीज़ में क्वेश्चन करना, वाई वाई वाई। पर वो जो मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आई कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सेम टाइम पर मुझे एक ही जगह जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो ये क्या है इस पिरामिड में, क्या पिरामिड क्यों, क्या है पिरामिड में। और अचानक से बहुत सारे सवाल आने लगे। तो मैं जा कर के अपनी फ्रेंड को बोला, ये बहुत मुश्किल है क्या, ध्यान जा कर के ही सीख सकते हैं, अभी नहीं सिखा सकती मुझे। तो वो हंसी, उसने कहा कि नहीं नहीं अभी सीख सकते हैं, ऐसे करके बैठो करो। मुझे प्रक्रिया बताई और मैं बैठी, और मैं केवल 7 मिनट बैठ पाई। और मैंने जा कर के, बहुत फुल ऑफ कंप्लेंट्स थी मैंने जा कर के पूरा कंप्लेन किया, क्योंकि हमारे दिमाग में भी बहुत एक नोशन बने रहते हैं कि ध्यान में ऐसा होता है, ध्यान में वैसा होता है। तो मैंने जा कर के उसे बताया कि नहीं नहीं, ध्यान में तो एक थॉटलेस स्टेट आनी चाहिए, ध्यान में तो ऐसे पीसफुल स्टेट आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि क्यों, तुझे क्या हुआ। मैंने बताया नहीं, मैं तो जैसे ही ध्यान में बैठी मुझे तो आंखें बंद करके भी चीज़ें दिखाई देने लग गई, पिरामिड दिखाई देने लग गए, पूरा आकाशगंगा दिखाई देने लग गई, और अलग अलग जो है बीइंग्स दिखने लग गई, ये दिखने लग गया, वो दिखने लग गया। तो वो हंसने लगी, कहती यार तुम तो थर्ड आई मास्टर हो। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय। तो उसने कहा कि देखो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन तुम मेरे साथ चलो पिरामिड सेंटर पर, और हायर मास्टर्स हैं जो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वो उस समय सिर्फ शायद चंद घंटे पहले ध्यान सीख करके आई थी मेरी दोस्त, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सिखाया। तो इसीलिए जो पत्री जी कहते हैं कि ध्यान प्रचार जो है, ध्यान प्रसार जो है, ये हम डे 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ABC आता है, ABC बताइए, क्योंकि किसी के लिए शायद उतना ही ज़रूरी है उस वक्त वो चिंगारी जो है वो जलाने के लिए। तो ऐसा था मेरा PSSM से जो मेरी जुड़ाव हुआ था। ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था चारू जी जो आपने शेयर किया। आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि जब हम रेडी होते हैं तो जैसे यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करता है और हेल्प करता है, आपके लिए भी जस्ट आपको एक मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए था, एक बात करने वाला चाहिए था, और आप तो बस रेडी ही थे। जी जी, फायर तो आप में थी ही छुपी हुई, जो कहते हैं ना व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो बिल्कुल। जिस आग से, जिस ललक से हम ढूंढ रहे होते हैं, तो जो हमारे गुरु होते हैं वो भी हमें उतनी ही, वो भी वो चाह रहे होते हैं कि कोई तो आए जिसको मैं ये सिखाऊं, ये बताऊं। तो दोनों ही तरफ से ये जो एक आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उस वजह से ये चीज़ें मोशन में आ जाती हैं। जी बिल्कुल सही। चारू जी, हमें अपना बुक का जो टाइटल है इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आपने ये कैसे चुना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पिरामिड योगिनी। ये पिरामिड योगिनी है कौन? दरअसल ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि पत्री जी जब अपने देह में थे, तो ये बुक की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, प्रतिलिपि, मैंने उन्हें भेजी थी और उन्होंने एडिट की थी ये। और पूरी किताब पढ़ने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर आप कोई टाइटल दीजिए इस किताब का। तो उन्होंने इस किताब का टाइटल दिया पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा। और आप मानेंगे नहीं, इस पूरी किताब में पिरामिड योग या पिरामिड योगिनी शब्द यूज़ नहीं किया है। अच्छा। तो ये सर ने मेरे लिए पहेली दे दी थी कि पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा। तो मैं सोचने लगी कि ये क्या है पिरामिड योग, पिरामिड योगिनी, सर ने पिरामिड योगिनी क्यों बोला। और एक्चुअली उन्होंने जो टाइटल दिया था वो उन्होंने इंग्लिश में दिया था, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए पिरामिड योगिनी। तो ये सवाल जो मन में चलने लगे, तो उसके बाद फिर जो सवाल देता है जवाब भी वही देता है जी। तो फिर मैसेजेस आए तो सर ने यही जवाब दिया कि पिरामिड योग क्या होता है। देखिए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का मतलब होता है पायरा एंड मिड। पायरा मतलब फायर, आग, और मिड जिसके अंदर हो। तो पिरामिड वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर आग हो, आग मतलब एनर्जी। तो पिरामिड वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऊर्जा रहती है बहुत सारी। और योग का मतलब क्या है, योग का मतलब जुड़ना, यूनियन। तो पिरामिड योग क्या है, जब हमारे अंदर की वो ऊर्जा हम पिरामिड के अंदर की ऊर्जा से जोड़ते हैं, वो जो योग है वो पिरामिड योग है। और सर ने जो टाइटल दिया स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए पिरामिड योगिनी, मतलब मैं पिरामिड योग कर रही हूँ, कहने का मतलब है अगर मैं पिरामिड में ध्यान करती हूँ
तो ये किस्म का ध्यान योग है, तो ऐसे कोई भी कर सकता है। तो ये हर किसी के लिए है, हर कोई। देखिए, क्योंकि जो मास्टर हम शब्द यूज़ करते हैं, ये एक अंग्रेज़ी का शब्द है जी। हिंदी में अलग अलग शब्द हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई इक्विवेलेंट मुझे तो नहीं मिला है जो सटीक हो। लेकिन एक पिरामिड योगी, पिरामिड योगिनी एक ऐसा शब्द है जो एकदम दर्शाता है हम लोग यहाँ PSSM में क्या कर रहे हैं जी। तो ये मेरा एक बहुत सौभाग्य था कि पत्री जी ने ये टाइटल दिया इस किताब का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमें ये बताइए कि इस किताब के पीछे की कहानी क्या है? आपको किसने प्रेरित किया, या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरी एक किताब लिख डाली? देखिए, अगर सच कहूँ तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सब पता होता है कि हमें कैसे करना है, क्या करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि 5 साल से पहले बच्चों की थर्ड आई नेचुरली खुली रहती है, तो बच्चों को पता होता है वो भगवान होते हैं। तो मुझे बचपन से, जब से मेरी मेमोरीज़ हैं, मुझे तब से याद है कि मुझे किताबों से बहुत प्रेम था। तो मैंने ऐसी फैमिली चूज़ की जहाँ पर मेरे पिताजी ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि हमेशा घर में किताबें होती थी। तो मम्मी हमेशा डांटती भी थी कि अगर इनके जेब में 100 रुपये होंगे तो 80 रुपये की किताबें ले आएंगे। तो शायद वही जीन मेरे अंदर भी आ गया है। तो किताबों से हमेशा मैं घिरी रहती थी, और जब आप इतना पढ़ते हैं तो अंदर वो कहीं ना कहीं ख्याल भी आता है। तो बचपन से ही मेरे मन में था कि मुझे एक लेखिका बनना है, मुझे ऑथर बनना है। मुझे नहीं पता था क्या, कैसे, क्यों लिखूंगी, कब लिखूंगी, लेकिन ये पता था कि बस किताबों के साथ काम करना है और ऑथर बनना है। तो ये बचपन से एक ड्रीम था मेरा, एक तरह से कहूँगी। लेकिन कुछ सपने होते हैं जो हम एक बच्चे के दिमाग की सोच सोच करके छोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इस थॉट को। लेकिन जब दरअसल जो मेरी मेंटर हैं मास्टर पल्लवी जी, वो और हम लोग, हमारी बाकी टीम, जब उनकी किताब पर काम कर रहे थे, महाअवतार बाबा जी से वार्तालाप, तो उस समय उस किताब पर काम करते वक्त ये एक विचार उनके द्वारा ही आया कि चारू, तुम्हें भी एक किताब लिखनी चाहिए। तो हमने उस किताब पर काम करना शुरू भी किया, लेकिन वो एनर्जी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर थोड़ा जो टॉलकॉम सरेडेरियन मास्टर हैं उनसे भी थोड़े बहुत मैसेजेस आए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारणवश बात। तो ये 2017 की बात है। उसके बाद जो है इस थॉट को छोड़ दिया था हमने, क्योंकि वो एनर्जी जब तक सूटेबल नहीं होती दरअसल, तब तक वो काम आगे बढ़ता नहीं है। तो क्या आप उस वक्त लिख नहीं पा रही थी किताब? जी, वो मैसेजेस नहीं आ रहे थे। स्टार्टिंग में मैसेजेस आए, तो जो मास्टर टॉलकॉम में थोड़े बहुत मैसेजेस दिए, किताब लिखनी शुरू भी की, लेकिन जो एक हम स्टक हो जाते हैं, ऐसा समझ नहीं आ रहा था आगे क्या लिखना है, क्या करना है। तो उस समय वो ऐसा लग रहा था कि किताब बह रही थी और अचानक से किसी ने रोक दिया है प्रवाह, तो समझ नहीं आया। तो यही उस समय सोचा कि छोड़ो, अभी नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे। तो 2000 फिर ये जो है 19-20 की बात है कि जो मास्टर हैं डॉन हुआन मातुस, जो कार्लोस कास्टानेडा जी के मास्टर हैं, जिनकी किताबें पत्री जी भी रेकमेंड करते हैं, कार्लोस कास्टानेडा की, तो डॉन हुआन मातुस के मैसेजेस आने शुरू हुए आपको? हाँ जी। और फिर वापस वहाँ से जो है वो एनर्जी वर्क स्टार्ट हुआ। ये मैसेजेस आपको मेडिटेशन में आते थे? जी, मेडिटेशन में आते हैं, टेलीपैथिकली। असल में मैसेजेस जो है यूनिवर्स आपको किसी भी माध्यम से दे सकता है। अगर आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप जितनी अवेयरनेस में रहते हैं उतने सारे तरीके होते हैं मैसेजेस पाने के। दरअसल किताब में इसके बारे में भी मैंने मेंशन किया कि मैसेजेस कैसे आ सकते हैं। तो इस किताब जो पूरी एक है, ये एक बातचीत के फॉर्म में किताब है। इसमें मेरे अपने अनुभव भी हैं और जो मास्टर पल्लवी जी से मैंने सीखा है वो सब भी इस किताब में है, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर मास्टर हैं PSSM में। तो जो उनके जितने अनुभव, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से एक डॉन हुआन मातुस के साथ मेरी एक पास्ट लाइफ है वो देखी। तो वहाँ से कैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ती गई, अपने आप जब एनर्जी वर्क होता गया, तो ये किताब एक सामने आ गई। और दरअसल पत्री जी का एक कहना भी है, PSSM के जो हमारे 18 आदर्श सूत्र हैं, उसमें से एक आदर्श सूत्र ये भी है कि हर मेडिटेटर को, हर ध्यानी को अपने एक्सपीरियंस को पब्लिश करना है जी। तो जब वो आदर्श सूत्र पढ़ा तो लगा कि मेरे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि जो चीज़। आदर्श सूत्र की बात कर रहे हैं आप? जी, ये PSSM के 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से कौन सा? यही है कि एवरी मेडिटेटर
आई थिंक ये जो आखिरी आदर्श सूत्र है वो है जी। कि एवरी मेडिटेटर मस्ट पब्लिश देयर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। तो जो ध्यान के जितने अनुभव हैं, क्योंकि ये किताब दरअसल सच में क्यों लिखी मैंने, क्योंकि जब मैं ध्यान में नई नई आई थी मेरे इतने सारे अनुभव थे, इतने सारे सवाल थे और कहीं पर मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक जगह कहीं कोई जवाब मिले, और बहुत सारे जो जवाब हमें होते हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे किताबें जो ऐसी लिखते हैं या तो जो थोड़ा एजड आदमी होते हैं, मेन होते हैं, वो लिखते हैं। तो हमारी एज का कोई किसी लड़की ने, किसी औरत ने ऐसा लिखा हो, अपना एक्सपीरियंस बताया हो, या फिर जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक मेंटर का रिलेशनशिप भी एक ज़्यादातर हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि हम मेंटर अगर सोचते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु सोचते हैं तो एक आदमी की इमेज आती है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो मेंटर हैं वो एक लेडी है। तो मैं ये भी दर्शाना चाहती थी कि मेरे जैसी हर लड़की जो इस प्रक्रिया से गुजर रही है, अपनी उसकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हर किसी के साथ होते हैं, किसी ना किसी लाइफ में ज़रूर होंगे। तो मेरे साथ इस लाइफ में ऐसे हुई है एक्सपीरियंसेस, और जो मेरी मेंटर हैं जो भी एक लेडी हैं, तो उन्होंने मुझे कैसे गाइड किया। तो मैं ये भारत की जो है और विश्व की हर एक लड़की तक पहुंचना चाहती थी कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मायने रखते हैं और आप अकेले नहीं हैं। जी, आई थिंक हमारे दर्शक जो हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपसे बहुत बहुत प्रेरित हो रहे होंगे चारू जी। अपनी आपकी किताब के बारे में कुछ बात करते हैं। जब मैं इसे देख रही थी तो आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करी है, तो कुछ उनके बारे में बताइए हमें। जी, दरअसल वही, जैसे मैंने बताया, जब मेरी खोज शुरू हुई थी तो क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में नए नए आते हैं तो इतने सारे टॉपिक्स खुल जाते हैं हमारे सामने कि समझ नहीं आता कि बुफे में से क्या चुने क्या ना चुने। ये भी है, वो भी है, चक्रास भी है, थर्ड आई भी है, कुछ हीलिंग भी है, पास्ट लाइफ भी है, बहुत कुछ है। और आपके पास तो वो सब था लिखने के लिए? लिखने के लिए नहीं, मैं उस समय ढूंढ रही थी, पढ़ना चाह रही थी, जानना चाह रही थी, और कि ये सब क्या, क्योंकि मेरे लिए एक नई दुनिया थी। तो जहाँ पर भी किताबें मिलती थी ऐसी मिलती थी कि हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग किताब, तो कहीं भी मुझे ऐसी कोई किताब नहीं मिली कि जहाँ पर हर एक टॉपिक को एक संक्षिप्त रूप में पॉइंट वाइज, कि अगर पास्ट लाइफ है ABCD, उसको कैसे देख सकते हैं, क्यों देखना चाहिए, कौन दे सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पॉइंट वाइज एक टू द पॉइंट किताब जो लिखी गई हो, जिसमें बताया गया हो कि कैसे क्या क्यों होता है और संक्षिप्त में बात की गई हो, ऐसी मुझे नहीं मिली। तो इसीलिए ये जो कुछ विषय जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जैसे पिछले जन्म, हायर सेल्फ जो है, प्रज्ञात्मा, एस्ट्रल वर्क, सूक्ष्म कार्य जो हमारा होता है, ग्रुप कॉन्शियसनेस, समूह चेतना, पैरेलल रियलिटीज़, तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं। तो मैंने उन सबको कंपाइल करके, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जो मेरी मेंटर ने मुझे जैसे गाइड किया अपने एक्सपीरियंसेस समझने के लिए, उन सबको एक किताब के रूप में मैंने डाला। तो ये आपकी जो पूरी आत्मकथा है, ये आपके अनुभवों पे ही बेस्ड है। तो जब इसे हमारे दर्शक जब पढ़ेंगे तो आपके बारे में और जानेंगे। एक और बात बताइए चारू जी कि ये जो आपने किताब लिखी, इसको आपको लिखने में कितना वक्त लग गया? इसको लिखने में मुझे 3 महीने लगे हैं। 3 महीने लगे? 3 महीने लगे हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि कभी भी किसी भी किताब को हमें इस तरह से नहीं मेजर करना चाहिए कि इसमें कितने पेज हैं, कितनी मोटी है, या इसे लिखने में कितना समय लगा है, क्योंकि अब देखिए जो किताब है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, वो उन ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ वो किताब लिखी है। बिल्कुल। और कुछ किताबें होती हैं जो कुछ सिर्फ टॉपिक्स पर होती हैं, या एक कुछ ज़िंदगी के एक भाग पर होती हैं। जैसे ये वाली जो मेरी किताब है, ये केवल जो मेरी आध्यात्मिक जागृति जब हुई थी तब से लेकर के 4-5 साल के अंतराल के बीच के अनुभवों की किताब है। उसके बाद अभी बहुत कुछ हो चुका है। तो हर किताब की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर किताब का अपना एक पर्पस होता है। तो कभी भी किसी भी किताब को उसकी लेंथ देख करके, या उसमें कैसे लेखक ने क्यों लिखा है, क्या लिखा है, उस तरह से एक तार्किक दृष्टिकोण से ना देख करके, अगर एक एनर्जी लेवल पे देखें तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं किताब से, और आपको हर किताब हमें बुलाती है। बिल्कुल। आप किसी किताब को तभी पढ़ पाएंगे जब वो किताब आपको बुलाएगी। बिल्कुल। तो हर किताब आपकी लाइफ में तभी आती है जब आपको वहाँ से कुछ जवाब चाहिए होता है। तो
जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, एक फिजिकल एक एंटिटी है, ये एक ऑथर की एनर्जी होती है। इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार हो सकता है कि आप जिस लेखक से आकर्षित हों, जिनके शब्दों से शायद मुझे पढ़ करके वो मुझे छुए ना, जी, क्योंकि ये एक एनर्जी वर्क हो रहा होता है। लाइफ में देखिए, फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ ये अलग अलग नहीं है, सब साथ में चल रहा होता है एक टाइम पर। तो एक स्पिरिचुअली अगर देखें बुक रीडिंग को, स्वाध्याय को, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक एनर्जी वर्क हो रहा है हमारा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किताबों के सिर्फ कुछ पोर्शन से रिलेट कर पाते हैं, कुछ से नहीं कर पाते, कुछ पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, कुछ किताबों को हम पढ़ते हैं फिर कई सालों तक छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पकड़ लेते हैं। तो जब जब जैसे जैसे जो होना होता है तब तब वैसे सो होता है। जी, फिर से वही बात आ गई कि जब आप रेडी हैं तब यूनिवर्स भी आपको वही सब प्रोवाइड कर देगा जो आपको चाहिए। चारू, आपने जैसे ये बुक लिखी है पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा, आपको क्या लगता है कि अगर यूथ को जो इंटरेस्टेड हों जैसे ऑथर्स बनने में, उनको आपको क्या लगता है उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या कि क्या हर कोई किताब लिख सकता है, आपको लगता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है पायल जी। असल में सारे जवाब जो है हमें पत्री जी दे करके गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 18 सूत्र हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आप वहाँ देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ दे रखा है सर ने जी। एवरी मेडिटेटर, सो हर ध्यानी जो है उसको तो कम से कम लिखनी ही चाहिए किताब। और लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन हर ध्यानी को तो लिखनी ही चाहिए। हम लोग क्या सोच करके रह जाते हैं कि नहीं, शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो हम एक भाषा की वजह से संकोच में रह जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हमें लगता है कि अरे मेरे अनुभव उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या लिखूंगी, अच्छे नहीं है जितने बाकियों के हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे ये भी एक किताब थी, अगर एक तरह से मैं देखूँ तो बहुत ही जो है बेसिक मेरे एक्सपीरियंसेस इसमें लिखे हैं। पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि उस समय जब मैंने शुरुआत की थी तो वही बेसिक एक्सपीरियंसेस में ही मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो हर जो अनुभव आपके साथ हो रहा है, उस अनुभव से कुछ सीख किसी ना किसी को जो उस समय पर, उस बिंदु पर, उस अनुभव से गुजर रहा है, उसको मिल सकती है। तो अपने आप को ये जज करना कि मेरा एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा नहीं है, या मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, या मेरे एक्सपीरियंस कौन पढ़ेगा या क्यों पढ़ेगा, तो ऐसे कई सारी चीज़ें सोच करके हम संकोच में रह जाते हैं और शेयर नहीं करते। लेकिन जो है ये सज्जन सांगत्य के एक पॉइंट से ही निकल करके आता है। और दरअसल सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय को मिला दिया जाए, ध्यान को भी इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो ये एक बुक का कॉन्सेप्ट आता है, बुक राइटिंग का। बुक रीडिंग का तो हम स्वाध्याय में देखते हैं, लेकिन बुक राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्वाध्याय कैसे हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगी तो जो मेरे जीवन के अनुभव हैं आप उनसे जुड़ पाएंगी। तो ये एक तरह से जो है सज्जन सांगत्य है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके सामने हो, किसी को आप फ़ोन कर पाएँ, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप शायद वार्तालाप नहीं कर पाते, या ऐसे कई सारे लोग जो अब देह में नहीं हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो जानने का एक तरीका है स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। और आपने वही कहा था एनर्जेटिकली कनेक्ट होने का, डेफिनेटली। तो कई बार ऐसा जी तो ऐसा भी होता है, कई बार अगर आप किताब पढ़ते हैं तो ऑथर से आप ड्रीम्स में भी कनेक्ट कर पाते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हैं। सो एक किताब तक ही लिमिटेड नहीं रहता, आप उस ऑथर के पूरे एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऑथर आपके साथ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। तो मैं यही बात हर किसी से कहना चाहूँगी कि इस संकोच में ना रहें कि और अपने आप को खुद जज ना करें और सेल्फ क्रिटिकल ना हो। आपके जो भी एक्सपीरियंस है, अगर ये एक कॉलिंग होती है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब मुझे लगता है मुझे अपनी कहानी दूसरों को बतानी है, क्योंकि शायद किसी और को अपने जवाब मेरी ज़िंदगी से मिले। और आई थिंक चारू, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी उस इनर वॉइस को सुने, क्योंकि हम जब तक ध्यान में नहीं आते, हम इन बड़ी सूक्ष्म चीज़ों के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, कभी कभी हम जस्ट उसको इग्नोर कर देते हैं। ये भी एक ध्यान की खूबसूरती है कि जब हम ध्यान में आते हैं तब हम अपनी इनर वॉइस को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं कि अगर ये बात आई है मेरे मन में, जैसे आपके मन में आई किताब लिखने की, तो आपने उसको रिस्पेक्ट किया और आपने उस पर सोचा और आपने उस पर वर्क किया, और इतनी सुंदर किताब आपने समाज और यूथ को दी। दरअसल क्या होता है, हमें लगता है कि हम किताब लिख रहे हैं, लेकिन ये एक एनर्जी वर्क मास्टर्स हमारे थ्रू करा रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मास्टर टॉरकॉम
के साथ एनर्जी वर्क चल रहा था, फिर डॉन जुआन मातूस और शिवा कॉन्शियसनेस के साथ भी काम हुआ है। तो अगर उस समय मेरे मन में आया कि मुझे किताब लिखनी है और मैं उस पर ध्यान नहीं देती, तो सोचिए इतने हाई मास्टर्स हैं, शिवा कॉन्शियसनेस है, डॉन जुआन मातूस है, वो आ करके आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मैं हाथ पीछे अपना कर रही हूँ। ये कुछ तरह से करने की बात है। तो आपको अगर कोई भी मन में आ रहा है कुछ भी चीज़ करने का, जैसे आपने कहा, यू फॉलो दैट वॉइस, क्योंकि मास्टर्स आपके थ्रू क्या काम करा रहे हैं आपको भी नहीं पता होता। बिल्कुल। अब चारू जी, आपका हमारे जो, जैसे कि आप यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने भी ये बुक जो है लिखी है जस्ट अभी अभी कुछ समय पहले। तो अब आपका कोई संदेश हमारे यूथ के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा जीवन है उसमें काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कहूँगी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत हसीन पल भी आते हैं। तो ये एक जो है वेव चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन इस उतार चढ़ाव में अगर हम खुद को एक सम स्थिति में रख सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रख सकते हैं, तो जब ज़्यादा उतार आते हैं, ज़्यादा चढ़ाव आते हैं, तो हम उनको हैंडल करने के लिए खुद को बेटर इक्विप कर पाते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान से होता है, सिर्फ़ और सिर्फ शाकाहार से होता है। जब तक मैं शाकाहारी नहीं थी, मुझे ये बातें नहीं समझ में आती थी। जितना भी चाहूँ, मैंने जैसे बताया भी, मैं 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही थी, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। जैसे ही मैं शाकाहार में आई तो सब जो चीज़ें हैं, एक जुड़ाव आ गया हर चीज़ में, जो बिखरी हुई थी। हम लोग बिखरे हुए होते हैं ध्यान से पहले। जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, हम अपने हाथ जोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा के भी जैसे एक टुकड़े से होते हैं, वो जुड़ जाते हैं और हम अपनी आत्मा से बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप किसी भी समय अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कैसे करना है, क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो आप ध्यान में बैठिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद देखिए। और अगर आपके पास कोई है, उसके पास गाइडेंस के लिए जाइए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप बदलाव कैसे आते हैं। बहुत सुंदर चारू जी। चारू जी का आखिरी संदेश जो था हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, और मैं कहना चाहूँगी यूथ के लिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ध्यान से जुड़िए, चारू जी की तरह किताबों में खो जाइए, बुक्स को पढ़िए, कि कभी हो सकता है मैं और आप भी एक किताब लिख डालें उसी ऊर्जा से कनेक्ट होकर। तो ध्यान करिए, शाकाहारी बनिए और खूब सारी किताबें पढ़िए। धन्यवाद चारू जी, आपका इस शो में आने के लिए। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपसे भी पायल जी।